स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2021 में आए बाल विकास के प्रश्नों पर। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन नंबर 1 लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है। नंबर 2 लैंगिक रूढ़वादिताओं को चुनौती देता है। नंबर 3 लैंगिक भेदभाव को कम करता है। और नंबर 4 लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो ये हमारे आसपास देखने को मिलता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कों को लड़कियों की तरह रोना नहीं चाहिए। तो ये एक लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। नंबर 2 विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। नंबर 3 ज्ञान की सृजना के लिए प्रचुर मौका प्रदान करने चाहिए। फिर है ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लियो वाइगोटस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। फिर नंबर 2 अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। नंबर 3 छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। या फिर ऑप्शन नंबर 4 अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा 2, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। नंबर 2 विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। नंबर 3 समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो इसमें सही है पहला ऑप्शन, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। नंबर 1 लब्ध बुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। नंबर 2 एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। फिर ऑप्शन नंबर 4 बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 3 सही, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। नंबर 1 प्रथापूर्व, नंबर 2 प्रथागत, नंबर 3 उत्तर प्रथागत, या फिर नंबर 4
अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर 2 प्रथागत। हमारा अगला प्रश्न है लेओ वाइगोटस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन 1 सांस्कृतिक उपकरणों, ऑप्शन नंबर 2 गुणारोपण, ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 4 संतुलीकरण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। फिर अगला प्रश्न है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डॉट डॉट के रूप में वर्णित करते हैं। नंबर 1 मनोवैज्ञानिक उपकरणों, नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, नंबर 3 विकास का समीपस्थ क्षेत्र, या फिर नंबर 4 स्कीमा मनोबंध। इसमें ऑप्शन नंबर सही है 4 स्कीमा मनोबंध। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त सोच का विकास, या फिर ऑप्शन नंबर 2 विचार या सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 3 परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ऑप्शन नंबर 4 संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। इसमें सही है ऑप्शन नंबर 2 विचार या सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ऑप्शन नंबर 2 विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 विकास बहुआयामी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है 4 विकास बहुआयामी होता है, क्योंकि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बाकी सब गलत हैं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान होती है, बिल्कुल नहीं सही है। विकास केवल विद्यालय में ही होने वाला अधिगम सही होता है, नहीं। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। नंबर 1 सांवेदिक मूर्त अमूर्त, या फिर ऑप्शन नंबर 2 अमूर्त सांवेदिक मूर्त, या फिर ऑप्शन नंबर 3 मूर्त अमूर्त सांवेदिक, ऑप्शन नंबर 4 अमूर्त मूर्त सांवेदिक। इसमें सही है ऑप्शन नंबर 1 सांवेदिक मूर्त अमूर्त। बच्चे जन्म से किशोरावस्था तक विकास होता है उनमें सांवेदिक मूर्त अमूर्त इस चरण में, क्योंकि बच्चे पहले चीज़ों को छूकर सीखते हैं, फिर चीज़ों को मूर्त चीज़ों को देखकर उनके बारे में जिज्ञासा पैदा होती है, उनसे सीखते हैं। और अमूर्त चीज़ों के बारे में वो जब उनकी सोच विकसित हो जाती है तो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ऑप्शन नंबर 3 योग्यता आधारित समूह बनाने के मापदंड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है 4
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। प्रगतिशील कक्षा में अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है तो वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में डाट डाट पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन 1 प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, ऑप्शन नंबर 2 अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है 4। एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। नंबर 1 मंदित छात्र, नंबर 2 विकलांग छात्र, नंबर 3 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, नंबर 4 छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही रहेगा 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1 दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, नंबर 2 संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल, नंबर 3 व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो ये तो बहुत साफ नज़र आ रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, जिसको एक अध्यापक को प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर बच्चे को अधिगम में कठिनाई आती है तो। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन 1 कम परिज्ञानता बोधगम्यता, ऑप्शन 2 अपसारी चिंतन, या फिर ऑप्शन नंबर 3 अति सक्रियता, या फिर ऑप्शन 4 असतर्कता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है 2 अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 2 विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है 2 विविध विन्यासों का उदाहरण लेना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है 2। जब विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ता हमारे सामने हो, जब कक्षा में बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले हों, तो वहाँ पे वहाँ पर विविध विन्यासों से उदाहरण लेना उनके लिए अधिगम में सहायता होता है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन 1 लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ऑप्शन 2 समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन नंबर 3 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चा किस तरीके से
सीखने के लिए मोटिवेटेड रहे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 बच्चे को दंड देकर, ऑप्शन नंबर 2 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या फिर ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या ऑप्शन नंबर 4 यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। अधिगम की अवप्रेरणा को अगर बच्चे के लिए बढ़ाना है, हमारा बच्चा खुद से प्रेरित होकर चीज़ों को सीखे, इसके लिए ज़रूरी है ऑप्शन नंबर 2 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ताकि वो चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित हो सके। फिर है ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न, शर्मिंदगी ऑप्शन 1 का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या ऑप्शन नंबर 4 के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को शर्मिंदगी से बचाना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रभाव पड़ता है वो नकारात्मक भी पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 3 अगला प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन 1 विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ऑप्शन 2 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण, नकल और दोहराना। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन नंबर 1 सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या ऑप्शन नंबर 2 वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हों, या फिर ऑप्शन नंबर 3 अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी बच्चों को कठिनाई ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन 1 उच्च उत्तेजना उच्च भाव, ऑप्शन 1 उच्च उत्तेजना उच्च भय, ऑप्शन नंबर 2 निम्न उत्तेजना उच्च भय, या ऑप्शन नंबर 3 संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, या ऑप्शन नंबर 4 कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 संतुलित उत्तेजना और कोई भाव नहीं, कोई भय नहीं। जो नई हमारी शिक्षा नीति है उसमें भी कहा गया है कि बच्चों में बिल्कुल भी कोई भय नहीं होना चाहिए, भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में
ऑप्शन 1 बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन 2 बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, बच्चे तो ना तो वयस्कों पर निर्भर रहते हैं पूर्ण रूप से, और ना ही वो भूमिका विहीन होते हैं, और ना ही वो पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? एक, योग्यता सुधार्य है। या फिर ऑप्शन 2 योग्यता अटल है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। या ऑप्शन नंबर 4 असफलता अनियंत्रित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है 1, योग्यता सुधार्य है। योग्यता ना तो अटल है, ना ही प्रयासों से उस पर, क्योंकि अगर हम कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो निश्चित ही उस पर फर्क पड़ने वाला है हमारे अधिगम पर, सीखने पर। और असफलता अनियंत्रित है तो बिल्कुल नहीं है। असफलता को नियंत्रित किया सकता है, जब आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। तो असफलता अनियंत्रित नहीं है, मेहनत करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? नंबर 1 प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। ऑप्शन नंबर 2 पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। या फिर ऑप्शन नंबर 3 बारंबार परीक्षाएं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण और संवाद। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करता है। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेओ वाइगोटस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। या फिर ऑप्शन नंबर 2 स्वतः नियमन। ऑप्शन नंबर 3 आत्मकेंद्रिता। या फिर ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है 2 स्वनियमन। इसमें सायना स्वयं से बात करके स्वनियमन के नियम को फॉलो कर रही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 1 विद्यार्थियों को नामांकित करना। या फिर ऑप्शन नंबर 2 योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। या फिर ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4 पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन पद्धति का मूल लक्ष्य होना चाहिए। हमारा आखिरी प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया सकता है? नंबर 1 केवल आनुवंशिकता पर। या फिर नंबर 2 केवल पर्यावरण पर। या फिर ऑप्शन नंबर 3 ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। या फिर ऑप्शन नंबर 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। बच्चों की विकास की विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। जो बच्चों का विकास होता है उसमें मुख्य भूमिका आनुवंशिकता और पर्यावरण की होती है। तो ये थे हमारे सीटर 2021 में आए प्रश्नों बाल विकास के प्रश्नों की एक श्रृंखला। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।